यात्रा निकाल रहे हैं चरारे सभी शरीफ और हजरत बल के। हम कहे कि हाँ, तो कहा कि कार्यक्रम भी सब जगह होंगे, तो हम कहे कि हाँ कार्यक्रम भी है हमारा सब जगह, जम्मू में भी कार्यक्रम है और रास्ते पर भी अन्य जगहों पर कार्यक्रम है। तो ये तो बड़ा खतरनाक बात है। आप चरारे शरीफ और हजरत बल भी यात्रा लेकर आओ, लड़कियों को लेकर जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर जा रहे हैं। हम कहे कि सब इंसान है और सर्प भी जान लेता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा हितैषी है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानस तुम गुण ज्ञान निधाना। और हम सबको इंसान के नाते उससे मानते हैं, हमारा दृष्टिकोण यही है, इसलिए हमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। और कहा कि चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा सफल हो। आपको बता दें जम्मू में वहाँ के डीजीपी साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, हजारों लोग इकट्ठे थे। सीआरपीएफ के जो वहाँ गेस्ट हाउस है उसने दिया, और वही लोगों ने, डीजीपी साहब ने ही वो कार्यक्रम कराया था वहाँ। और वहाँ कश्मीर में अभी भी श्रीनगर में अमीर अली साहब एक हैं, वो कमिश्नर है, और सेकेंड अफसर उनके एक जॉइंट कमिश्नर भी शायद होते हैं क्या, सेकेंड अफसर, वो एक सिख है। तो हमारे पास आए, कहा कि हम भी आपके लिए स्वागत में कार्यक्रम कराना चाहते हैं। तो उन्होंने भी कराया। तो चरारे शरीफ में भी लोग मिले। तो सरकार ने हमें एक ट्रक दे दिया था सीआरपीएफ। तो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लोग मिले, कहा कि ये आपको क्या लेने की जरूरत थी, आपको क्या खतरा हो गया, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है। हम कहे कि हाँ बताइए, सरकार तो दे दिया, लेकिन मैं क्या करूँगा बताइए, नहीं लेना चाहिए सीआरपीएफ। और एक अमीर अली साहब ने, एक सिख अफसर थे, उन्होंने कहा कि ये सब क्या जरूरत थी, लेकिन हमें सरकार के आदेश है इसलिए हमने दे दिया है, लेकिन ये ज़्यादा सुरक्षित यही है, ज़्यादा अच्छा यही कि आप ऐसे जाते हैं। और यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं आएंगे तो वो लोग खाएंगे क्या यहाँ के लोग। तो हम जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा हुआ देखते हैं, जिस प्रकार से कश्मीरियों के बारे में सोचते हैं, कश्मीरी लोग उतने बुरे नहीं हैं। जिस प्रकार से दूर दराज के जब एक समय था जब जिस प्रकार से हम सिखों के बारे में सोचते थे, सिख लोग उतने बुरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से माहौल दूर से लगता है कि सब मामला गड़बड़ है। सिख संदीप पांडे अभी यात्रा निकली थी 3 साल पहले, पाकिस्तान इंडो पाक मैत्री यात्रा। संदीप पांडे उसमें अगुवाई किए थे, जो मैग्सेसे पुरस्कार लोग थे। उनका लड़का छोटा था, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल पाया संदीप पांडे को। तो उनकी पत्नी गई थी, 2 बच्चे छोटे थे। तो गए तो वहाँ जो पाकिस्तान के बारे में हमारा जो ख्याल है एक को बता रहे हैं। तो वो कहा कि पाकिस्तान पहुंच गया तो कहा कि मम्मी आप हमें जो है पाकिस्तान कहे कि ले चल रहे हैं, अभी पाकिस्तान कब पहुंचेंगे हम। तो कहा कि बेटा पाकिस्तान तो यही, कहा कि तो भारत जैसे है, यही के लोग जैसे बोलते हैं। तो कहा कि हाँ यहाँ भी आदमी ही इंसान ही तो है। तो एक दुकान में गए सामान खरीदने, सामान खरीदा तो लगभग 300-400 के सामान, कहा कि पाकिस्तान से सामान ले जाएंगे तो वहाँ बताएंगे वहाँ से खरीद के लाए हैं। खरीदा तो दुकानदार से पूछा कितना समय हुआ, कितना हुआ। तो कहा कि आप कहाँ से आए हैं। तो कहा कि हम इंडिया से आए हैं। तो इंडिया से आए हैं तो हम पैसा कैसे, आप तो हमारे मेहमान हैं, पैसा हम नहीं ले सकते हैं आपसे। तो 400 के सामान दे दिया, वैसे नहीं लिया। और जहाँ ठहरे थे गेस्ट हाउस में लोग, जो यात्रा हम लोग को 40-50 लोगों की संख्या थी, सब्जी के लिए गए, वो लोग सब्जी ऐसे दे दिया, जबरदस्ती कहा कि आप मेहमान हैं, हम नहीं लेंगे आपसे, नहीं। और पाकिस्तानी हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में आ जाएंगे तो हम नफरत करेंगे। हाँ हम मानते अपने को बहुत, अपना पीठ ईंटा से ठोकते रहते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम पाकिस्तानी यात्रा पर आ जाए तो हम नफरत करते हैं। और हम यदि पहुँचे हैं, वो हमसे सामान के पैसा नहीं लेता है, सब्जी के पैसा नहीं लेता है, हम दुष्प्रचार करते हैं कि सब आतंकवादी है। ऐसा नहीं है, वहाँ इंसान अच्छे होते हैं, आम जनता सब अच्छे हैं, और यहाँ भी सब अच्छे हैं। बुरे लोग कुछ होते हैं जो नफरत का माहौल बनाते हैं, उसको कंडम करना पड़ेगा। नहीं तो हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा देश टूटेगा, समाज टूटेगा, मानवता टूटेगी, मानवता खंड खंड होगी, उसका पूरा असर दुनिया पर पड़ेगा। फिर हम 1000 वर्ष, लाखों वर्ष पहले पाषाण युग की ओर फिर पहुंच जाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। हमें पहचान इंसानियत को मजबूत करना है। धर्म के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पूजा पाठ है वो रहेगा, लेकिन पहचान जो है ऊपर जो होना चाहिए मनुष्य का होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।
युगल किशोर शास्त्री जी ने बहुत ही खूब अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। दुनिया में दो गिरोह हमेशा रहे हैं। हम अगर तारीख का मुताला करें, उसकी स्टडी करें, तो दो गिरोह हमें हमेशा से पाए मिलेंगे। एक गिरोह उन लोगों का है जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की, इंसानों को इंसानों से लड़ाया, फसाद बर्पा किया। और दूसरा गिरोह वो है जिसने अमन की स्थापना की, जिसने इंसानों को इंसानों से मिलाया, जिसने जालिम का हाथ पकड़ा और उसको आईना दिखा दिया कि तुम कितने बदसूरत हो। मैं समझता हूं कि यहां जो लोग तशरीफ फरमा हैं वो उसी दूसरे गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, और उन्हीं में से एक शख्सियत है जो हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ फरमा है, डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब की। आप मुशावरत के सदर भी हैं और मिल्ली गैजेट जो दिल्ली से शाये होता है उसके एडिटर भी हैं। इसके अलावा मिल्ली सरगर्मियों में आपका बहुत अहम रोल है। माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड करंट सिनेरियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो एक खुदा है, जिसको मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ नाम से जानती हैं। ईश्वर के नाम से जानती हैं, गॉड के नाम से जानती हैं, वाहिगुरु के नाम से जानती हैं, और लेकिन है वो एक ही, सबको पैदा करने वाला है और सबकी निगहबानी करने वाला है और सबका ख्याल रखने वाला है। मैं आज इस सरजमीन मालेर कोटला में आकर के बहुत खुश हूँ। ये मेरी इस जगह पहली हाज़िरी है। हालांकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मैं इससे पहले जा चुका हूँ, लेकिन मालेर कोटला में नहीं आया, जो कि एक जिंदा मिसाल है कि इंसानियत जिंदा है। सन 47 में जिन हालात से पूरा पंजाब गुजरा है, उसके बावजूद यहाँ पर अमन रहा, यहाँ के लोग महफूज रहे और यहाँ के लोग पाकिस्तान जाने पर मजबूर नहीं हुए। वो एक इंसानियत की वजह से था, और वो इंसानियत वही है जिसको हम चाहते हैं जिंदा करना, ताकि सारे लोग न सिर्फ इस मुल्क में, न सिर्फ इस इलाके में, बल्कि पूरी दुनिया में चैन की नींद लें, आराम से रहें, तरक्की करें और सबका भला हो। न ये कि सिर्फ चंद लोगों का भला हो और बाकी सब लोग मुश्किल में रहें और हरदम डरते रहें कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और यही वो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, यानी फ़िरक़ावारियत, कम्युनलिज्म या संप्रदायिक का। और वो ये है कि कुछ ग्रुप, और ख़ास तरीके से ये ग्रुप वो होते हैं जो कि सोसाइटी में पावरफुल होते हैं, मालदार होते हैं, सियासी इक़्तिदार उनके पास होता है, और वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार न सिर्फ बाकी रहे बल्कि उसमें और भी ज़्यादती आए, वो और भी ताकतवर बने, वो और भी मालदार बने, और उनके जो पावर है, उनका जो कंट्रोल है सोसाइटी या कंट्री के ऊपर, उसको कोई भी चैलेंज न कर सके। और इसके लिए वो फ़िरक़ावारियत का बहाना बनाते हैं, उसका सहारा लेते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में
मुख्तलिफ तरीके से होती आई है। कोई ग्रुप, छोटा सा ग्रुप होता है, वो कहता है कि मैं ही इस असल मुल्क का तो मैं ही बासी हूँ। कोई कहता है कि सारी सच्चाई तो मेरे ही पास है। कोई कहता है कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ, जैसे जूस कहते हैं कि चोजन पीपल ऑफ गॉड, कि खुदा ने जो लोगों को चुन लिया वो खाली यहूदी हैं। इस तरह के जो ख्यालात हैं, और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि सोसाइटी में वो चौधरी बने रहें, सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं सब पर उनका कब्जा रहे। तो ये है असल फिरकावारियत की जड़। इस फिरकावारियत से कुछ लोगों को, जो कि चंद परसेंट होते हैं, 5%, मुश्किल से 10% होते हैं, उनका तो बड़ा भला होता है। लेकिन इस फिरकावारियत के जो शिकार होते हैं, जो तकरीबन 90% होते हैं, 95% होते हैं, वो होते हैं जो कि सोसाइटी के मजलूम और ऑप्रेस्ड लोग होते हैं, जिनका सोसाइटी के रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं होता है, सोसाइटी कैसे चलाई जाए उस पर हक नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए उस पर हक नहीं होता है, कैसे चलाया जाए मुल्क उस पर हक नहीं होता है। और रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे मुल्क में भी देख लीजिए, तकरीबन 1 या 1.5% लोग हैं जो कि हर चीज पर काबिज हैं, बाकी लोगों के पास रहने को भी जगह नहीं। हिंदुस्तान में तकरीबन 50 से 60% ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। 50% हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके घर में टॉयलेट नहीं है। 70-80% ऐसे होंगे जिनके घर में रनिंग वाटर, यानी जो कि ड्रिंकेबल वाटर होता है, पीने लायक वाटर होता है, उनके घर में नहीं आता। यानी ये सब है। लेकिन कोई 1 या 1.5% ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आता कि उस पैसे का हम क्या करें। अंबानी भी यहाँ पे हैं जिनके समझ ही में नहीं आता हम उस पैसे से क्या करें, और बिना वजह ऐसे ऐसे महल बनाते हैं जिसमें वो न कभी रहेंगे। 3 साल से महल तैयार है, वो भी एक वक्फ की जमीन को जबरदस्ती लेकर के उसमें महल तैयार है, लेकिन उसमें जा नहीं रहे, उसके अंदर रहते नहीं, उसके अंदर है। जबकि उसके अंदर इतना बड़ा है कि 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं उसके ऊपर। मालूम नहीं कितनी कारें, पूरे फ्लैट तक जो है इतनी बड़ी बड़ी लिफ्टें लगाई गई कि पूरे फ्लैट तक उनकी कार पहुंच जाएगी, और फ्लैट के सामने दरवाजा खुलेगा कार का और चले जाएंगे फ्लैट में। इस किस्म का बनाया गया, लेकिन उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो नाबराबरी है, इस नाबराबरी को बनाने के लिए और सोसाइटी में उसको ताकत देने के लिए फिरकावारियत का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि हम जो है वही हकदार हैं, बाकी ये लोग खतरनाक हैं, बाकी ये लोग आतंकी हैं, बाकी ये लोगों का कोई हक नहीं है, बाकी ये लोग जो बाहर के हैं, कुछ भी बताया जाता है, ये दूसरे मुल्क के हैं। मसलन आरएसएस ये कहेगा कि साहब सिर्फ हिंदू जो हैं उनको हक है, और जो हिंदू के अलावा जो है, बल्कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है, गोलवालकर ने अपनी किताब वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जो यहाँ पर पैदा हुआ है, जो उस मजहब को मानने वाला है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, वही हिंदुस्तानी है, बाकी सब गैर मुल्की हैं। और साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे 3 दुश्मन हैं, एक मुसलमान है, एक ईसाई है और एक कम्युनिस्ट है। ये ऐसे इस किस्म की फिलॉसफी बनाने के बाद मुल्क में तरक्की भी नहीं होगी, मुल्क में हारमोनी नहीं होगी, मुल्क में जिस किस्म का इत्तेहाद होना चाहिए मुल्क को तरक्की देने के लिए, वो कभी नहीं होगा। और जो समझते हैं कि इस तरह तरक्की होगी, तरक्की नहीं होगी। अगर आप मुल्क के एक बड़े हिस्से को मुअत्तल कर दें, उसको बेकार बना दें, उसको मार्जिनलाइज कर दें, उसको दूर कर दें, तो तरक्की कैसे होगी? तरक्की फिर नहीं होगी, तरक्की कम होगी, बल्कि तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल होगी, यानी हम पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। और अगर आगे भी जाएंगे तो सिर्फ चंद लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, बाकी लोग वैसे रहेंगे। हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हुई है, लेकिन आप जरा सा शहरों से बाहर निकल करके गांव में जाइए तो मालूम हो जाएगा कोई तरक्की नहीं। दिल्ली से बाहर जरा सा आप जो है साउथ की तरफ जाइए, मेवात की तरफ, तो मालूम हुआ कि हम 1 सेंचुरी पीछे चले गए। कोई दूर नहीं है, 60-70 किलोमीटर दूरी आप जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाइए आप, मालूम हो जाएगा कि हम कुछ नहीं तो 100 साल पीछे चले गए। इसलिए तरक्की तो सिर्फ चंद शहर में कितने लोग रहते हैं हिंदुस्तान में? 10% रहते हैं मुश्किल से। तो मेरे भाइयों, फिरकावारियत जो है ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, उसकी शक्ल बदलती रहती है, शक्ल तो जरूर बदलती रहती है, इसलिए कि नए हालात और नए
جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو ڈھال لیا جاتا ہے، اور پھر جو کہ میڈیا ایسے طبقے جو کہ اس کھیل کو کھیلتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میڈیا کی مختلف شکلیں ہیں، آج تو خیر میڈیا بہت ہی بڑا چڑھا ہو گیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اخبار نکلتا تھا، شروع میں تو ہفتے میں نکلتا تھا، مہینے میں نکلتا تھا، پھر روز نکلنے لگا، اور اس کے بعد ریڈیو آ گیا، اس کے بعد ٹی وی آ گیا، اس کے بعد اب انٹرنیٹ پہ ہے، طرح طرح کے فیس بک وغیرہ پہ ہر دم ہر سیکنڈ میں خبر آ رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے وہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے نظریوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت کافی اس مسئلے پہ ریسرچ ہوئی ہے فرقہ واریت پہ۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے جو ریسرچ اسکالرز اور ہسٹورینز ہیں کہ 1857 سے پہلے ملک میں کوئی خاص فرقہ واریت نہیں تھی، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا تو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن کوئی خاص فرقہ واریت باقاعدہ کے فرقے کی بنیاد پہ، ایک گروپ کی بنیاد پہ، یہ پورا گروپ خراب ہے۔ لوگ تو خراب ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر لوگ خراب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، خراب لوگ کم ہوتے ہیں۔ جو خراب لوگ ہیں ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ ایک آدمی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، ایک کرمنل ہے، تو اس کی پوری ذات ہی خراب ہے، یا یہ کہیں کہ صاحب ایک جو ہے مسلمان نے کیا تو سارے مسلمان خراب ہیں، ایک سکھ نے کیا تو سارے سکھ خراب ہیں، اس قسم کی سوچ جو ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ وہ جو ہے ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر کے اس کو جنرلائز کر کے ایک بہت بڑے طبقے کو جو اس کو فائدہ ملنا چاہیے اس سے محروم کرتی ہے۔ تو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ 1857 سے پہلے نہیں تھی، 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف بہت بڑی جنگ اس ملک میں ہوئی، پورے ملک میں ہی ہوئی تقریباً، کچھ جگہوں کو چھوڑ کر کے، اور اس میں انگریزوں نے دیکھا کہ اس میں تو سبھی لوگ مل کر کے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، ہندو اور مسلمان خاص طریقے سے مل کے لڑ رہے ہیں، سکھ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی، تو سب مل کر کے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے پالیسی بنائی، وہی ایک نئی شکل تھی فرقہ واریت کی، جس کو کہ عام طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی بتایا جاتا ہے، کہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اور اس لڑاؤ اور حکومت کو انہوں نے بہت ہی بڑا ایک آرٹ بنا دیا، ایک پوری سائنس بنا دی۔ ایسے نہیں خالی کہہ دیا کہ بس کرو، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے تو ایک کمیٹی بنائی ہندوستان کی نئی تاریخ لکھنے کے لیے۔ آج جو آپ کو ٹیکسٹ بکس ملتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جو تھیسس لکھے جاتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ لکھے جاتے ہیں؟ وہ وہی جو اس کمیٹی نے جو انگریزوں نے 1857 کے بعد بنائی تھی، اور جو ایک بہت موٹی سی ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، اس تاریخ میں کیا ہے کہ ساری خراب چیزیں جو ہے نکال کر کے اس میں میگنیفائی کر کے اس میں دے دیا گیا ہے۔ اس میں قتل و غارت کے علاوہ، اس میں جو ہے لوگوں کی محرومیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس ملک کے اندر اتنی بڑی بڑی چیز، جہاں پہ تاج محل ہو، جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوں جو کہ دنیا والے دیکھنے آتے